हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि किसके लिए होगा, तो IRC 2 फिजिक्स VBU के लिए होगा। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, BBMQ के लिए हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग इसकी ओर देखते हैं और हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेमेस्टर 2 के लिए है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप लोग। केपलर्स लॉ के बारे में आपको जानना है। ठीक है, केपलर्स लॉ। ठीक है, हम आपसे कहेंगे कि बाकी के जितने भी क्वेश्चन है 6 तक तो अपलोडेड है, ये शायद क्वेश्चन नंबर 7 होगी। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करनी है, बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है, हर चीज़ को प्रॉपर वे में आपको समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से, नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं ना, हर चीज़ आपको अवेलेबल हम करवा रहे हैं, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से आपको समझा रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से जाके एग्ज़ाम में लिखनी है। ठीक है, और बहुत अच्छे से अपने अंदर के टैलेंट को जो बताया जा रहा है आपको बहुत अच्छे से जाके स्मूथली डिलीवर कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IRC 2 फिजिक्स BBMQ के लिए, जो कि हमारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है, केपलर्स लॉ। देखिए केपलर्स लॉ क्या है, केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, मम्मी थोड़ा दीजिए तो कोड। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग केपलर्स लॉ के बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है, कि केपलर्स लॉ क्या कहलाता है। आप लोग को स्क्रीन उम्मीद करते हैं कि नहीं दिख रहा होगा, छोटा छोटा दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा जूम करते हैं। जूम 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 हुआ, दिखा? अब तो पूरे गायब हो गया क्या? अब दिखेगा आप लोग को, क्लियर है? चलिए दिख रहा है। तो केपलर्स लॉ में हम लोग क्या कहेंगे कि केपलर्स लॉ जो है, ये जो हमारा, आप ये भी चैप्टर पे नहीं जाइएगा, हम आपको सारा चीज़ 1 बाय 1 क्लियर करके समझाएंगे। ठीक है, देखिए केपलर्स लॉ क्या कहते हैं उसको थोड़ा समझिए। केपलर्स लॉ पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ा सा इलिप्स के बारे में बताना चाहेंगे कि इलिप्स क्या होता है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए व्हाट डू यू मीन बाय इलिप्स, तो आप क्या कहिएगा मेरे से, क्या कि ये सर्कल होता है? जी नहीं, ये सर्कल की तरह भी नहीं होता, ये स्फीयर की तरह होता है इलिप्स। ठीक है, आप ऐसा नॉर्मली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, इलिप्स में देखा जाए तो जिस तरीके से सर्कल में एक सेंटर होता है, इलिप्स में क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो ना, अब बीच में इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे 2 मेजर एक्सिस होता है, यहाँ पे 2 मेजर एक्सिस पॉइंट होता है। सर्कल में एक ही होता है, सर्कल में एक ही पॉइंट दिख रहा है ना, एक ही होता है, बट इलिप्स में क्या होता है हमारा, ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इलिप्स और ये रहा सर्कल। अगर आपका ये चीज़ क्लियर नहीं होगा तो फिर सेंट्रल फोर्स फील्ड जो कि केपलर्स लॉ से रिलेटेड है उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 वेरी, जितना बार वेरी लगाना है लगा के, इंपॉर्टेंट इसको हम कह रहे हैं। ठीक है, और ये एग्जाम में आपका श्योर आएगा। तो एक चीज़ आपको स्टूडेंट्स हम बता दें कि इलिप्स क्या होता है, जिस तरीके से सर्कल के सेंटर में एक ही पॉइंट होता है ना, इलिप्स में 2 होता है। इलिप्स में क्या होता है, 2 होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे। इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। तो हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं, ये तो बन जाने, आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में इलिप्स के बारे में बात नहीं करना, बस एक चीज़ हम आपको कहेंगे, क्या कुछ पॉइंट्स है जो हम आपको इलिप्स के बारे में बताना चाहते हैं, जिसका यूज़ अभी हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ द फंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ इलिप्स इन व्हाट, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ में हम लोग इन कुछ छोटे छोटे चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो देखिए, आपको एकदम फोकस करके मेरी बात को सुनना है, समझना है, तब जाके आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, एक चीज़ बता दें, भले ये टॉपिक आपको 11 में पढ़नी थी या 12th में पढ़नी थी, वॉट एवर जो भी हो, लेकिन एक चीज़ बता दें कि 11th 12th हम बार बार हर एक वीडियो में कह रहे हैं कि 11th 12th का टॉपिक हो जाने से 11th 12th का लैंग्वेज में मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मिल गया नहीं मिला, सेमेस्टर 1 में बहुत बच्चों को मिला, मैक्सिमम बच्चों को फेल किया गया है, मैक्सिमम बच्चों को। तो आप ये चीज़ों को क्लियर कीजिए, और ये नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्वियस सब आते हैं ना, ग्रेजुएशन लेवल है, तो आप छोटा 11 12 में तो बेसिक पढ़ा जाता है, तो 11 12 के बेसिक पे आपको ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं मिलेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज इंक्लूड करना पड़ेगा। सो प्रॉपर वे में हम लोग लैंग्वेज को डिस्कस करते हुए बात करेंगे यहाँ पे, क्लियर? तो देखिए केपलर्स लॉ क्या कहता है, केपलर्स लॉ के बारे से पहले हम इलिप्स बता रहे थे। तो देखिए इलिप्स में क्या मैंने कहा कि 2 एक्सिस होता है, क्या होता है मैम, तो 2 मेजर एक्सिस होता है। एक चीज़ और हम बता दें, इलिप्स के
से इलिप्स का जो हमारा पॉइंट देख रहे हो सेंट्रोइड जिसको ये सारी चीज़ को बोल रहे हैं, ये सारा लाइन जो आप देख रहे हो ये जो सर्कल की तरह आपको दिख रहा है इसका बाउंड्री, इलिप्स की किसी भी बाउंड्री से आप अगर एक्सिस तक जाओगे तो अगर आप ये वाला इस साइड से आप इधर वाले का बात करोगे, इस वाले मेजर एक्सिस के पॉइंट से आप इधर वाला का बात करोगे। ध्यान से मेरा बात समझिए, जो चीज़ का यूज़ होगा हम वही चीज़ आपको समझा रहे हैं और बता रहे हैं, और मैंने कुछ अलग चीज़ आपको नहीं बताना स्टार्ट किया है, ठीक है। इलिप्स के बारे में आप लोग जानते हो, इलिप्स में 2 मेजर एक्सिस होती हैं, उसको भी हम आप 2 मेजर एक्सिस पॉइंट होती है तो उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस वाले पॉइंट से ये वाला अगर मान के चलते, अगर ये पॉइंट तो देख लिया आप, ये हमारा सेंटर है, तो हमको तो जहाँ तक पता है कि सेंटर से आप सर्कल के किसी भी बाउंड्री पर चल जाइए, उसका एरिया हर एक पॉइंट से बराबर होता है। मैम थोड़ा सा क्लियर करेंगी आप क्या कहना चाह रही है? बिल्कुल क्लियर करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ गए हम, यहाँ से लेके यहाँ गए, यहाँ से लेके यहाँ आए, यहाँ आए, इस तरीके से जितना भी आप बनाएंगे जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं, ये सारा रेडियस सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी बाउंड्री पे आप चले जाओ, वो सारा रेडियस बराबर होगा। प्लस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट तक का एरिया के डिस्टेंस भी बराबर होगा। बुझा रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं, अभी हम सर्कल में समझा रहे हैं आपको। उसी तरीके से इलिप्स की बात करें हम, तो इलिप्स में भी क्या होता है कि जब हमारा सेंटर से जाएगा तो जब वो सेंटर के एक्सिस, अगर हम लोग मेजर एक्सिस के किसी पॉइंट का बात करें तो यहाँ से अगर यहाँ भी जाए, चाहे यहाँ जाए, चाहे यहाँ जाए, चाहे यहाँ जाए, चाहे इस वाले मेजर एक्सिस से यहाँ जाए, चाहे यहाँ जाए, चाहे यहाँ, फिर यहाँ, ये सारा एरिया आपस में बराबर होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के डिस्टेंस तक का जितना एरिया होगा। इस चीज को आप दिमाग में घुसा लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में जो हमारे कैपलर सर थे उन्होंने यही चीज को इसी चीज का यूज किया है, ठीक है। ये पूरे तरीके से हमारा सैटेलाइट के ऊपर है ये लॉ, तो आपको क्लियर समझना होगा। तो इसीलिए मैंने आपको इलिप्स का थोड़ा सा नॉलेज दिया, थोड़ा सा क्या, मैंने आपको जितना यूज है इलिप्स के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो इलिप्स के बारे में एक चीज़ समझ में आया कि हाँ इलिप्स में 2 एक्सिस होता है और उसका किसी भी पॉइंट से, कोई भी मेजर एक्सिस से किसी भी पॉइंट तक का इलिप्स के बाउंड्री तक का एरिया क्या होता है, एरिया डिस्टेंस सेम होता है। ये चीज़ मैंने समझा दिया आपको। अब आते हैं कैपलर्स लॉ में। कैपलर्स लॉ क्या कहता है कि हमारा जो सूरज बाबा हैं, सूर्य भगवान है हमारे, सूर्य सन जो है हमारा, वो इलिप्स के उसके ध्यान से समझिए, वो क्या करता है, इस सन के चारों तरफ जितने भी प्लेनेट है वो इलिप्स के फॉर्म में मूव कर रहे हैं। मतलब क्या मैम? मतलब मैम यही कहना चाहती हैं आप कि मान के चलते हैं ये ए पॉइंट हमारे सूर्य भगवान है, तो इनके चारों ओर जितने भी प्लैनेट है वो घूम रहे हैं एक इलिप्स का फॉर्मेशन, वो क्या कर रहे हैं, इलिप के फॉर्म में घूम रहे हैं, वो इलिप्स बन रहा है, ऐसे नहीं घूम रहा है, ऐसे नहीं घूम रहा है, ऐसे नहीं नहीं, वो एक इलिप्स के फॉर्म में घूम रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारा सन है वो क्या हो जा रहा है, जैसे बाकी के प्लैनेट्स घूमना स्टार्ट कर रहे हैं, मान के चलिए ये सन सूरज बाबा है, निकल गए, ले आ गया, सुबह हो गया, अब हम जब घूमना स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो ये सूर्य भगवान को हम क्या देख रहे हैं कि कुछ देर बाद ये इलिप्स के किसी मेजर पॉइंट पर आके रुक जा रहे हैं। सूर्य भगवान रुके ही रहते हैं, प्लैनेट घूमता है सूर्य भगवान के चारों तरफ, ऐसा नहीं होता है सूर्य भगवान इधर से उधर भटकते रहते हैं, नहीं, वो अपने पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। बोलते हैं सूर्य भगवान पूरब से निकल रहे पश्चिम में डूब गए, वो इन्वायरमेंट वो सारा मूव करता है ना, तब एक बार इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे हम लोग कि कैसे क्या होता है। हम लोग बोलते हैं अरे पेड़ पौधा चल रहा है, ये सब न्यूटन जी का दिमाग है, लेकिन ये सैटेलाइट पे केपलर्स ने बताया था किस अकॉर्डिंग से, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि सूर्य भगवान जब निकल रहे हैं, सूरज दादा जब निकल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बाकी के प्लैनेट्स उसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, सूर्य एक मेजर पॉइंट पे नजर आ रहे हैं। सूर्य एक इलिप्स, जब तो बन तो गया इलिप्स, और इलिप्सी के जब ये प्लैनेट घूम रहा है ना, तो प्लैनेट घूम के इलिप्स बना दिया, सूर्य के चारों तरफ इलिप्स बना दिया, और सूर्य भगवान इलिप्स के किसी भी पॉइंट से देखने में मिलते हैं क्या, कि वो दिख रहे हैं कि वो इलिप्स के किसी मेजर पॉइंट पे, इलिप्स के मेजर पॉइंट पे वो प्रेजेंट है। मतलब अगर हम यहाँ पे बैठे तो बोले अच्छा सूर्य भगवान जी आप यहाँ पे हैं, अच्छा सूर्य भगवान जी आप यहाँ पे, मतलब वो किसी मेजर पॉइंट पे एक्सिस है, वट एवर द मेजर पॉइंट इज दिस वन या दिस वन, क्योंकि हमको पता है इलिप्स में 2 मेजर पॉइंट होती है, क्लियर है। तो वो मेजर एक्सिस के किसी पॉइंट पे क्या है, वो प्रेजेंट है, इलिप्स से देखने में लगता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कैपलर्स, इसी के ऊपर
इसी के ऊपर उन्होंने 3 लॉ दे दिया। इसी के ऊपर उन्होंने कितने लॉ दे दिए? तो 3 लॉज दे दिए इसी के ऊपर, ठीक है। अब पहला तो समझ में आया ना कि कैपलर्स क्या कह रहे हैं और क्या इसके ऊपर क्या क्या लॉज दिए, क्या क्या कंक्लूजन निकाले, वो बाकी के तीनों लॉज में बताएं वो। लेकिन आपको एक आइडिया ये मिला होगा कि कैपलर्स ने किस बारे में बात करा है। तो कैपलर सर यही कहते हैं कि जो हमारा सूर्य है वो एक जगह आसमान में है, उसके चारों तरफ प्लैनेट मूव कर रहा है और प्लैनेट मूव कर करके इलिप्स बना दिया, ठीक है। और वो इलिप्स बनाने के दौरान वो क्या देखते हैं कि इलिप्स के किसी भी एक पॉइंट से हम देख रहे हैं तो सूर्य भगवान मेजर एक्सिस के पॉइंट पे दिख रहे हैं, ठीक है। इतना रहा इलिप्स, बुझा गया? ये रहा कैपलर्स लॉ के कहने का। अब इसी के ऊपर कैसे मेजर पे दिख रहे हैं, तो एरिया कितना होगा, क्या चारों एरिया ये सब, क्या इलिप्स के किसी भी पॉइंट से सूर्य भगवान का डिस्टेंस बराबर होगा, क्या सूर्य भगवान कैसे क्या होंगे, ये सारे चीज़ों पे कैपलर्स ने 3 लॉ रख दिया। अब उन्होंने तीनों लॉज में ये इससे रिलेटेड कंक्लूजन्स निकाले कि हाँ इस लॉ के अकॉर्डिंग ये, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये। समझ में आ रहा है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? ध्यान से मेरी बात को समझिए, ठीक है। तो आपको एक चीज नॉलेज मिला। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब हम आपको लॉस की तरफ लेके चलते हैं। देखिए जो चीज हम आपको समझाए हैं वही चीज आपको लैंग्वेज में दिखाएंगे, ठीक है। एक भी चीज ऐसा नहीं लगेगा, और लैंग्वेज तो आपको पढ़ के लगेगा ही नहीं कि इतना बाप रे कि लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज का लैंग्वेज समझे, वैसा लगेगा ही नहीं। लैंग्वेज आपको परफेक्ट मिलेगा, नोट्स आपको परफेक्ट मिलेगा, आपको बस बहुत अच्छे से उसको रिवीजन करना है और गारंटी हम दे रहे हैं कि आप उसको अच्छे से याद कीजिएगा तो आपको याद भी इजीली हो जाएगा और समझ के आप एग्जाम में लिख भी सकते हो। बस मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है, हल्के में नहीं लेने का। चलिए, देयर आर 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ जो प्लैनेट मोशन में प्लैनेट मूव कर रहा है, दैट्स वाई प्लैनेटरी मोशन भी इसको कहा जाता है। अब इसी को चलिए आपको थोड़ा घुमाया जाए, आपको थोड़ा तंग करते हैं हम। तंग कैसे करिएगा मैम? तो तंग ऐसे करेंगे कि हम आपसे डायरेक्टली नहीं पूछ रहे राइट द कैपलर्स लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय कैपलर्स फर्स्ट लॉ, हम ऐसे आपसे नहीं पूछने वाले। व्हाट डू यू मीन बाय प्लैनेटरी मोशन ऑफ फर्स्ट लॉ? चलिए बताइए। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन आगे कहिएगा अरे खुशी मैम तो बताइए नहीं की थी, उन्होंने तो कहा था कैपलर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, और ये तो भी नहीं किया। तो अब पता चला ना कैसे घुमा जाता है, ऐसे ही घुमाया जाता है। बिकॉज यू डोंट हैव टू फॉरगेट व्हाट इज योर लेवल, यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर इन अ ग्रेजुएशन। तो इस बार का जो ग्रेजुएशन का पॉलिसी है, इस बार सब बच्चा ग्रेजुएशन करके जब निकलेगा तो उसको खुद में एक स्टैंडर्ड वाला फीलिंग आएगा कि उसको हर चीज़ का नॉलेज होगा। इसीलिए आईआरसी पेपर हर सेमेस्टर में चेंज होगा, ये भी दिमाग में घुमा के रखिएगा, ठीक है। घुमा के नहीं रखना है, फिक्स रखना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं द लॉज ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसको फर्स्ट लॉ कहा जाता है। मतलब उसके ऊपर इलिप्स के ऊपर में कैसे क्या है, ऑर्बिट के ऊपर बात किया जाएगा। सेकंड लॉ में उसके एरिया को डिस्कशन किया है कि क्या सूर्य भगवान बाउंड्री से किसी भी एरिया पर उनका डिस्टेंस सेम है कि नहीं। थर्ड पॉइंट क्या बात किया गया है, थर्ड पॉइंट में उनका हार्मोनिक लॉ। हार्मोनिक लॉ मतलब कहने का मतलब बोलते हैं ना इसका हार्मोन अच्छा नहीं है, तो वो वाला हार्मोन अलग हो गया। सूर्य भगवान की क्या उनका रेडियस क्या कितना डिस्टेंस पे है, कितना दूरी पे है, वो दूरी वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, ये तीनों लॉ आपको दिख रहा होगा। नोट्स पूरे प्रॉपर वे में आपको लिखना है, बहुत अच्छे से एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। शॉर्टकट नहीं मारना है, शॉर्टकट मारिएगा तो फिर वहां एग्जाम में भी शॉर्टकट मारा जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं द लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी प्लैनेट्स मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जितने भी प्लैनेट्स, मैंने अभी क्या समझाया था, आलू प्याज के बारे में तो नहीं बताया था, मैंने अभी यही समझाया था ना आपको, इतना बड़ा इतना क्यूट सा डायग्राम बना के कि सूर्य भगवान यहाँ पे सूर्य बाबा बैठे हुए हैं, सन भगवान जी बैठे हुए हैं, अब इसके चारों तरफ प्लैनेट मूव कर रहा है। बोले तो ग्रह, बोलते हैं ना किसी को करे तुम्हारा ग्रह खराब चल रहा है क्या, तुम्हारा नक्षत्र खराब है, इस टाइप से बहुत लोग हमको ही बोला है। तो इसलिए किसी को बोल देते हैं तुम्हारा ग्रह खराब है। तो देखिए यहाँ पे तो स्टेटमेंट क्या कहते हैं, एवरी प्लैनेट्स मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। सन के चारों तरफ इलिप्टिकल फॉर्मेशन में, इलिप्टिकल शेप में वो मूव करते हैं प्लैनेट। द सन बीइंग एट वन ऑफ द फोकियाई। एक चीज़ हम आपको बता देंगे, क्या बता देंगे मैम ये बता देंगी कि आपका इलिप्स में जैसे कि रेडियस वगैरह पढ़ते हैं, सर्कल वगैरह में आपको पता है फोकल लेंथ निकाला जाता है, आपको पता है ना, फोकल लेंथ पे बात किया जाता है, फोकस पे बात किया जाता है। बट इलिप्स में फोकल नहीं, फोकियाई पढ़ा जाता है, उसको FOCI फोकियाई पढ़ा जाता है। इसको फोकी मत पढ़िएगा, ठीक है, फोकी नहीं पढ़ना है, फोकियाई इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। फोकियाई क्या पढ़ा जाता है इसको, फोकियाई। तो देखिए स्टूडेंट
क्या कीजिएगा, इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश में हर चीज़, साइंस है खास करके, साइंस में आपको ही पता है मैटर नहीं है, ये नहीं करता कि आप क्या लिख, मैटर ये करता है कि आप समझाना क्या चाहते हो, ठीक है। और साइंस है तो साइंस में आप जो चीज़ लिख रहे हो आपको क्लियर समझाना होगा, कंक्लूजन सही होनी चाहिए आपकी। तो देखिए इसको पढ़ा जाता है फोकियाई, ठीक है। इलिप्स में जिसको आप लोग सर्कल में फोकस कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, निकाला जाता है वो सब चीज़। इलिप्स के केस में उसी का फोकियाई, सेम चीज़ है बट इसका नाम अलग हो जाता है, ठीक है। तो क्या बात किए हम कि हाँ, जैसा कि अभी मैंने बताया था ना आपको, मेजर एक्सिस पॉइंट जिसको मेजर एक्सिस, मेजर फोकस पॉइंट उसका निकलता है ना, उस अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे जब सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है कि द रेडियस वेक्टर की कह रहे हो मैम आप, तो द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया। चलिए मैम इसको समझाइए, नहीं बुझा रहा है तो देखिए मैम आपको समझा रही हैं। यहाँ पे क्या है, अंडा, अंडा नहीं ना है, इलिप्स है, ठीक है। तो चलिए इलिप्स है, आ गया सन जी आ गए, ये हो गया मेरा सेंटर। अब हम आपसे एक बात बतियाना चाहते हैं, तो क्या बात बतियाइएगा मैम आप हम लोग से, तो हम आपसे यही बात करना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि कह रहा है कि अगर सन जो है ये कुछ एरिया पे डिस्कस करेगा, अगर इस मेजर पॉइंट पे है तो उसका कुछ ना कुछ, मान लीजिए यहाँ पे गए, फिर मान लीजिए सन कुछ देर बाद इस एरिया यहाँ पे आ गया, फिर मान लीजिए सन, तो ठीक है, एक प्लैनेटरी मोशन मतलब प्लैनेट जो मूव कर रहा है, सन से एक प्लैनेट का डिस्टेंस इतना, अब यही प्लैनेट यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर यही प्लैनेट्स यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर यही प्लैनेट्स यहाँ से यहाँ मूव किया, तो ये जितना भी एरिया होगा एक दूसरे से, सन से लेके वो इलिप्स के से बाउंड्री तक का जितना भी एरिया होगा एक दूसरे से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, वो एरिया सेम होगा। सेकंड लॉ क्या कहता है कि सन से लेके इलिप्स के बाउंड्री तक में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने तक का प्लेनेट का जो डिस्टेंस है, जो एरिया है वो एरिया सेम होगा। क्लियर हुआ। अगर आप इस वाले मेजर एक्सिस की पे बात करें, अगर यहाँ पे सन है तो यहाँ से भी जो एरिया होगा वो सारे पॉइंट्स का क्या होगा, सेम होगा। दो हो जाने का मतलब, ये दो मेजर एक्सिस हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका एरिया डिफरेंट होगा, नहीं। सेकंड लॉ में यही कहा गया है कि सन से इलिप्स के मतलब प्लेनेट का, अगर प्लेनेट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो सन से जो एरिया होगा उसका वो एरिया सेम होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का एरिया सेम होगा। क्लियर है। मान लीजिए अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, बी पे चले गए, ए से जो सन का एरिया था उतना मान लीजिए एरिया 2πr है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आएगा वो भी 2πr ही होगा, यहाँ पे जो आएगा वो भी 2πr ही होगा। इस अकॉर्डिंग बच्चा पार्टी आपका दिखाया जाएगा। ये है हमारा कैप्लर्स का सेकंड लॉ। थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ जी क्या कहते हैं, देखिए थर्ड लॉ कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ दिस रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लेनेट। मैम आप तो गजब पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझाइए। बिल्कुल समझाते हैं, पहले थोड़ा लैंग्वेज देख लिया जाए। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब। मतलब डायरेक्टली बात करें तो ये जो सन है वो जितना मूवमेंट कर रही है तो रेडियस के क्यूब, रेडियस का क्यूब आर क्यूब बराबर किसका स्क्वायर कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, और आप उसका रेडियस के बराबर होगा। इस तरीके से ये रेडियस है, रेडियस देख रहे हो आप लोग, और इसको कह रहा है जिस प्लैनेट से वो मूव कर रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मेजर एक्सिस। कोई भी पॉइंट मान लीजिए, मेजर एक्सिस पॉइंट ए मान लेते हैं हम, चलिए डी नहीं मानते, डी फॉर डायमीटर तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो क्या कह रहा है ध्यान से समझिए, ये जो मेरा रेडियस बनेगा ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, फर्स्ट लो समझ में आ गया, सेकंड लो समझ में आ गया, थर्ड लो देखिए मेजर पॉइंट से आप कह रहे हैं मैम बार बार आप यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ से नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते, यहाँ से यहाँ तक का इधर, क्योंकि इधर वाला पोर्शन तो ये कवर कर रहा है ना, तो इधर वाला पोर्शन ये कवर करेंगे। तो इस वाले पॉइंट से कोई भी पॉइंट तक का अगर हम डिस्टेंस देखेंगे ना तो एरिया, तो एक जगह से दूसरी जगह का एरिया बराबर होगा, ये कहता है सेकंड लॉ। थर्ड लॉ कहता है कि जब जो रेडियस जो होगा, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सन से जो रेडियस होगा, रेडियस का क्यूब मतलब 3 तक गए तो ये जो रेडियस का क्यूब होगा वो बराबर होगा मेजर एक्सिस के स्क्वायर के, मतलब जितना ज़्यादा आप रेडियस में बढ़िएगा वो इसके यहाँ पे इसके स्क्वायर के बराबर होगा। मान लीजिए हम 6 रेडियस में चलेगा तो इसका अगर यहाँ पे ए है तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले तो 3 में गए तो 2, 6 में गए तो ये हो जाएगा 4,
फिर उसके बाद हम लोग कितना गए, 3 6 9 में गए तो ये हो जाएगा 8। मतलब कह रहा है कि जितना राउंड ये 3 बार घूमेगा, 3 बार ऐसे मान लीजिए अभी हम ए पॉइंट पे हैं, फिर घूम के फिर से ए पॉइंट पे आए, फिर घूम के फिर से ए पॉइंट पे आए, फिर घूम के फिर से ए पॉइंट पे आए, वो जो रेडियस बनेगा ये भी तो मूव कर रहा है ना अपनी जगह पे ऐसे गोल गोल, क्योंकि ये मूव करेगा तो उस टाइम जो इसका मेजर एक्सिस होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, सन यहाँ पे आराम से बेचारा ये घूम रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, तो वो जैसे जैसे जितना ये मूव करेगा उतना ये भी मूव करेगा। तो इसीलिए कहा गया कि रेडियस क्यू मतलब 3 बार जो रेडियस 3 बार जो इसका एरिया घूमेगा वो मेजर एक्सिस के पॉइंट के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये 3 बार घूमेगा तो इसका स्क्वायर होगा, ये 6 बार घूमेगा तो इसका क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, ये 9 बार घूमेगा तो इसका पावर 8 हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग इसको आपको समझना है। 8 नहीं होगा 6 होगा, 9 होगा तो 6 होगा। हाँ, इस अकॉर्डिंग आपको इसको क्लियर करके समझना है। तो उम्मीद करते हैं आपको केपलर्स लॉ समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से आपको केपलर्स लॉ को दिमाग में रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा श्योर है, तो इसके लैंग्वेज को थोड़ा देख लीजिए। The square of the period of the revolution of the planet around the sun is proportional to the cube of the semi major axis of the ellipse। जैसा कि मैंने अभी आपको क्लियर समझाया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये घूम रहा है ना, घूम रहा है। आप कहिएगा मैम एक ही मेजर एक्सिस, क्योंकि एक ही पॉइंट से हम समझा रहे हैं, जैसे भी हम वहाँ पे समझा रहे थे ना, तो उसी तरीके से घूम रहा है ना। ये इसका थीटा एंगल, ये इसका रेडियस, ये जो घूम रहा है कुछ ना कुछ वेलोसिटी लगी रहा होगा। ये m फॉर मास मान लेते हैं, और कैपिटल M मास किसका, सन का, और स्मॉल m मान लेते हैं प्लेनेट का मास। ध्यान से देखिए, डिडक्शन है, मतलब डिडक्शन कहने का मतलब इसका डेरिवेशन निकाल रहे हैं हम कि कैसे हम अपने बात को प्रूफ करेंगे कि इसका रेडियस जो है उसके मेजर एक्सिस के पॉइंट के क्यूब के बराबर होगा। तो उसको हम लोग देखेंगे ना, रेडियस का क्यूब मेजर एक्सिस के पॉइंट के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कैसे इस बात को जानेंगे उसको देखिए आप, उसको मैंने प्रूफ करा यहाँ पे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ग्रेविटेशनल और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल के फोर्स का ये फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं किए, डायरेक्टली नॉर्मल यूज़ करते गए। सारी चीज़ों को आप देख रहे होंगे यहाँ पे। सब चीज़ क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए, कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सारा मैथ्स, ये मैथ्स है, सिर्फ मैथ्स है। ठीक है, तो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से इस चीज़ों को क्लियर करना है और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में जाके आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से निकल गया। ई फॉर इसेंट्रिसिटी, एल फॉर लेक्टस रेक्टम, एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस एफ ई है ये ई फॉर ई है यहाँ पे ई कॉस थीटा, मतलब ई फॉर वॉट मैंने नीचे लिख भी दिया है कि कौन क्या है। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया वैल्यू, ये एल बराबर निकल गया, ये मेरा ई बराबर निकल गया। ठीक है, एग्ज़ाम में आप लोग जब लिखिएगा तो ऐसे राउंड ऑफ मत करिएगा। ठीक है, राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि राउंड ऑफ करने का मतलब होता है टीचर का फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने तरफ नोटिस करना। तो आपको नहीं करना है, राउंड ऑफ नहीं करना है, क्लियरली लिखते जाना है। और आंसर लिख देने के बाद ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये बिल्कुल नहीं करिएगा। ठीक है, आप पढ़ा नहीं ना रहे हो, आप अपने आप को दिखा रहे हो, अपने आप का अपना नॉलेज दे रहे हो, अपना इंटेलिजेंसी का टेस्ट दे रहे हो। तो आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्टली सिंपल में ये लिख लेने के बाद हैंस द प्रूफ, बात खत्म हो गया। यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, खत्म कीजिए, फुल स्टॉप, बात हो गया। आपके फुल स्टॉप का मतलब मेरा काम हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसी को लिख के बहुत लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये सब काम नहीं करिएगा, वो टीचर का काम है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करके प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग, और बहुत अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं। ठीक है, चलिए बाय, जय हिंद।